2000 साल पहले जो ब्राह्मण भारत में आए वो यूरेशिया के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले नहीं हैं। वो आज भी भारत में जमे हुए हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं ये मूल निवासी लोग हैं, ये भारत के मूल रहने वाले लोग हैं। काशीराम जी ने नारा लगाया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जो हजारों सालों के हमारे दुश्मन हैं उनको वोट देने का काम करते हैं। जानवरों की गिनती कर रहे हो मगर हमारे ओबीसी लोगों की गिनती क्यों नहीं कर रहे हो? 140 करोड़ के हिसाब से आप उसकी गिनती करो तो बहुत बड़े पैमाने पर इस देश में हमारी वोट की संख्या है। यदि ब्राह्मण लोगों का भारत में राज स्थापित किया गया है तो इसका मतलब है विदेशी लोगों का भारत में राज है। प्रधानमंत्री कहने के बजाय आरएसएस का, भाजपा का बंधुआ मजदूर है। जो आज के तारीख में दिल्ली में केंद्र की सत्ता पर काबिज है, और दूसरी पार्टी है राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने राष्ट्रीय कांग्रेस नाम का संगठन बनाया। ये जानकारी हमारे लोगों को नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना करने वाले लोग ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों ने हमारे लोगों के लिए नहीं बनाया यह संगठन, अपने लिए बनाया। दूसरा, 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई। आरएसएस ने एक राजनीतिक दल बनाया। उस राजनीतिक दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो आरएसएस की स्थापना ब्राह्मणों ने बनाई की, और इन ब्राह्मणों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी नाम का जो राजनीतिक दल बनाया गया, उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया। और इस तरह से कांग्रेस की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों पार्टियां ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई पार्टियां हैं, जिनकी संख्या देश में 3.5% है। मुसलमानों की संख्या 15% है ऑल इंडिया में। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। मुसलमानों की एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है, और अगर होगी तो रिकॉग्नाइज नहीं है। मगर 3.5% ब्राह्मणों की दो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, एक राष्ट्रीय कांग्रेस। ये दो लोगों के, दो पार्टियों के बीच में चुनाव में लड़ाई होती है। कभी भारतीय जनता पार्टी चुनकर आती है, कभी कांग्रेस चुनकर आती है। कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। राजाराम जाता है तो सीताराम आता है, और सीताराम जाता है तो राजाराम आता है। और ये दोनों मिलके हम लोगों के ऊपर, जिनकी संख्या 85% है, शेड्यूल कास्ट की 15% है, आदिवासियों की 7.5% है, तो 22.5 हो गया। 52% ओबीसी की है तो 74.5% हो गया। और 10-12% सारे देश भर में माइनॉरिटी अगर मान लेते हैं तो ये इस तरह से 85% से ज्यादा हमारी संख्या हो जाती है। तो जिनकी सबसे ज्यादा संख्या है उनके सबसे ज्यादा वोट है। वोट का अधिकार ये हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उठाई थी।
तो अंग्रेजों ने बाबा साहब आम्बेडकर को कहा कि जो टैक्स पेयर होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, उसी को वोट मिलेगा, उसी को वोट का अधिकार मिलेगा। जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, जिसके पास संपत्ति होगी, जो टैक्स पे करेगा और जो पढ़ा लिखा होगा, केवल उतने ही लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजों को कहा कि हमारे लोगों के पास तो हजारों सालों से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हम दिन भर काम करते हैं तो शाम को रोटी खाते हैं, तो दूसरे दिन रोटी खाना है तो फिर हम लोगों को दूसरे दिन मेहनत करनी पड़ती है, हमारे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है, तो क्या फिर हम लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा? इस देश में जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है उसके अनुसार हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो इस वजह से हमारे लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो क्या पढ़े लिखे ना होने से हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा? हमारे पास ज्यादा पैसा ना होने की वजह से हम टैक्स पे नहीं करते हैं, तो क्या हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा? तो अंग्रेजों ने बाबा साहब आम्बेडकर को कहा फिर क्या है आधार, वोट देने का आधार क्या है? हमें तो वोट देने का जो आधार लगता है वो हमने आपको बताया, आप कह रहे हैं उसके अनुसार हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। तो फिर क्या आधार है जिसके आधार पर लोगों को वोट का अधिकार दिया जा सके? तो बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजों को बताया कि वोट का अधिकार देने का एक बहुत बड़ा आधार है। तो उनका क्या आधार है कि हम लोग, हमारे परिवार में लोग बच्चे पैदा होते हैं, यदि उनकी उम्र 21 साल की हो गई तो उनको प्रौढ़ माना जाए, उनको एडल्ट माना जाए। हमारे देश में 21 साल का लड़का होता है, उसकी शादी होती है और 21 साल में उसको बच्चा होता है, वो बच्चा पैदा कर लेता है। तो जो 21 साल में शादी होकर बच्चा पैदा कर सकता है, क्या उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए? बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजों को कहा कि एडल्ट होने के आधार पर वोट का अधिकार मिलना चाहिए। ये बात बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने रखी, मगर अंग्रेजों ने बाबा साहब आम्बेडकर की बात को नहीं माना। मगर जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब आम्बेडकर को ही संविधान लिखने का मौका मिला, जब संविधान लिखने का मौका मिला, तब बाबा साहब आम्बेडकर ने हर 21 साल के व्यक्ति को, जो पढ़ा लिखा हो, जो अनपढ़ हो, जो प्रॉपर्टी वाला हो या गरीब हो, जो मजदूरी करता हो या शाम को मजदूरी करके रोटी खाता हो, हर एक को, जिसकी उम्र 21 साल की हो गई है, हर एक को वोट का अधिकार होना चाहिए। और इस तरह से 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा संविधान में अधिकार बहाल किया गया और वोट का अधिकार इस तरह से एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर बहाल किया गया। आज हर 21 साल के व्यक्ति को देश में वोट का अधिकार है। इसके हिसाब से अगर 100 करोड़ वोटर हैं तो 85 करोड़ हम लोगों के हैं। आज देश की 140 करोड़ से ज्यादा संख्या है और 40 करोड़ से ज्यादा अगर संख्या है तो निश्चित रूप से 100 करोड़ में अगर 85 करोड़ है तो 140 करोड़ के हिसाब से आप उसकी गिनती करो तो बहुत बड़े पैमाने पर इस देश में हमारी वोट की संख्या है। कोई ऐसा लोकसभा का चुनाव क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा विधानसभा का चुनाव क्षेत्र नहीं है जहां हमारे लोगों के 85% वोट नहीं है। हर चुनाव क्षेत्र में 85% वोट है। अगर हर चुनाव क्षेत्र में 85% वोट है तो चुनाव जीतने के लिए 85% वोट वाला आदमी चुनाव जीतकर आना चाहिए, मगर वो चुनाव जीतकर आता नहीं है। उसकी पार्टी भी चुनाव जीतकर नहीं आती है। इस देश में कांग्रेस की स्थापना 3.5% ब्राह्मणों ने की,
बीजेपी की स्थापना 3.5% ब्राह्मणों ने की। या तो बीजेपी का कैंडिडेट चुनकर आता है या तो कांग्रेस का कैंडिडेट चुनकर आता है, जिनकी 3.5% संख्या है। अरे 3.5% संख्या के आधार पर तो ग्राम पंचायत में सदस्य चुनकर नहीं आ सकता। देश की पंचायत में चुनाव जीतकर आने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को अपने वोट के अधिकार का उपयोग और प्रयोग करने का हुनर पैदा करना होगा। हम क्या करते हैं, हम जो हजारों सालों के हमारे दुश्मन हैं उनको वोट देने का काम करते हैं। जो हजारों सालों के दुश्मन हैं इस देश में जो ब्राह्मण हैं वो विदेश से, यूरेशिया से भारत में आए हुए हैं। कितने हमारे लोगों को पता है कि जिस तरह से अंग्रेज लोग इंग्लैंड से आए थे उसी तरह से यूरेशिया से ब्राह्मण भारत में आए और ब्राह्मण लोगों का भारत में राज स्थापित किया। यदि ब्राह्मण लोगों का भारत में राज स्थापित किया गया है तो इसका मतलब है विदेशी लोगों का भारत में राज है। हम लोग केवल अंग्रेजों को विदेशी मानते थे। केवल अंग्रेज विदेशी नहीं है, अंग्रेज तो बहुत बाद में भारत में आए और आकर चले भी गए। मगर 2000 साल पहले जो ब्राह्मण भारत में आए वो यूरेशिया के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले नहीं हैं। वो आज भी भारत में जमे हुए हैं। जमे हुए नहीं है केवल, बल्कि कांग्रेस भी उन्हीं की पार्टी है, बीजेपी भी उन्हीं की पार्टी है। दोनों पार्टियों को वोट देने का मतलब है विदेशियों की सरकार बनाने का। अगर विदेशियों की ही सरकार बनाना है फिर अंग्रेजों को काहे के लिए भगाया? अगर सरकार विदेशियों की ही बनानी है तो केवल अंग्रेज विदेशी नहीं थे, ब्राह्मण भी विदेशी है। अगर ब्राह्मण भी विदेशी है तो ब्राह्मणों की सरकार हम लोगों को नहीं बनानी चाहिए। हम लोगों को यहाँ जो मूल निवासी लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, ये मूल निवासी लोग हैं, ये भारत के मूल रहने वाले लोग हैं। इन लोगों की सरकार बननी चाहिए। मैं कोई गैर वाजिब बात आपको नहीं बता रहा हूं। हम कह रहे हैं लोकतंत्र में हमारे पास वोट है। अगर वोट ज्यादा है तो ज्यादा वाले वोट का आदमी चुनकर आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जिनकी संख्या कम है उनके कैंडिडेट को चुनकर देते हैं। क्यों चुनकर देते हैं? क्योंकि मीडिया वाले कहते हैं कि ये जो अकोट है यहां पर कांग्रेस के विरोध में बीजेपी है और बीजेपी के विरोध में कांग्रेस है। पेपर वाला जो बताता है उसी को अब सच मान लेते हैं, जबकि बहुसंख्यांक लोग हम हैं। अगर बहुसंख्यांक लोग हम हैं और हमारी खबरें अगर नहीं आ रही है तो क्या हमारे लोग चुनाव क्षेत्र से गायब हो गए, खत्म हो गए? हमारे ही लोग आइदर बीजेपी या कांग्रेस, दो में से एक कैंडिडेट को चुनते हैं और दो में से एक कैंडिडेट को चुनने की वजह से या तो बीजेपी चुनकर आती है या तो कांग्रेस चुनकर आती है। जिनकी संख्या देश में 3.5% है ब्राह्मणों की, उन्हीं पार्टी का राज हमारे वोट की वजह से चला जाता है। वोट हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा। ये काशीराम जी ने नारा लगाया था, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर वोट हमारा है, राज भी हमारा ही होना चाहिए। यही तो 26 जनवरी 1950 के द्वारा भारत में जो संविधान लागू हुआ, उसी में यही तो बात लिखी हुई है। जिन लोगों की ज्यादा संख्या है, जिनकी ज्यादा तादाद है, ज्यादा पॉपुलेशन है, जिनके वोट ज्यादा है, सरकार भी उनकी होनी चाहिए। अगर ज्यादा संख्या वाले, ज्यादा वोटर वाले लोगों की सरकार अगर आप नहीं बनाते हो तो इसका मतलब है हम लोग जानवर है क्या? हम लोग इंसान नहीं है। और अगर इंसान है तो इंसान की तरह हम लोगों को अपने वोट का उपयोग और प्रयोग करना चाहिए। हम लोगों को वो लोग जानवर मान के चल रहे हैं और भेड़ बकरियों की तरह हम लोग आइदर बीजेपी या कांग्रेस उसको वोट देते रहते हैं। बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है और वो लोग
SC ST OBC को हिंदू कहते हैं। हजारों सालों से जिसे ब्राह्मण धर्म कहा जाता है उसका नाम बदलकर ब्राह्मणों ने हिंदू रखा। अरे ब्राह्मण धर्म है भाई, हिंदू धर्म नहीं है। मुसलमानों ने भी एक बहुत बड़ी गलती की कि हिंदू धर्म है, ऐसा प्रचार किया। ये हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म कौन सा है? जो लोग वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो लोग जाति व्यवस्था को मानते हैं, 6000 जाति के टुकड़े उन लोगों ने बनाए, अस्पृश्यता को मानने वाला धर्म है, वो लोग ब्राह्मण धर्म है। आदिवासियों को सेग्रीगेट करके जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया गया, वो ब्राह्मण धर्म है। शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपा गया, वो ब्राह्मण धर्म है। और महिलाओं को दास बनाया गया, महिलाओं को गुलाम बनाया गया, वो ब्राह्मण धर्म है। तो ब्राह्मण धर्म का जो सिद्धांत है वो तो हम लोगों को गुलाम बनाने का है। अगर हम लोगों को गुलाम बनाने का सिद्धांत है और उन्हीं ब्राह्मणों की पार्टियों को अगर हम वोट देकर सरकार बनाते हैं तो इसका मतलब है हम खुद ही अपने आप को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। हम गुलाम बनाने वाले लोगों को वोट देकर ताकतवर बना रहे हैं। अगर गुलाम बनाने वाले लोगों को ताकतवर बनाने का काम करते हैं तो चुनाव जीतने के बाद वो हम लोगों को और ज्यादा मजबूती से गुलाम बनाए रखने का काम करेंगे। तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर ब्राह्मण फसाद करवाते हैं। कोई ब्राह्मण किसी SC ST OBC के बस्ती में जाके हिंदू धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करता है? कभी सुना कि हिंदू धर्म के ये प्रमुख सिद्धांत है? अरे हिंदू धर्म के सिद्धांत है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दासता, शूद्रत्व OBC के ऊपर थोपा जाना। ये तो हिंदू धर्म को जो ओरिजिनल ब्राह्मण धर्म है, जिसका नाम बदलकर हिंदू धर्म कहा जा रहा है, प्रचार के लिए हिंदू धर्म कहा जा रहा है, मगर उसका ओरिजिनल नाम तो ब्राह्मण धर्म है। अगर उसका ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है तो ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण धर्म बनाया। जब लोकतंत्र आ गया, संविधान आ गया, तब ब्राह्मणों को लगा अरे ब्राह्मण धर्म का नाम रखने से ये तो केवल ब्राह्मणों का हो जाएगा और SC ST OBC की संख्या ज्यादा है और इनके वोट हमको नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलेंगे तो हमारी सरकार नहीं आएगी, जब हमारी सरकार नहीं आएगी तो सरकार इन लोगों की आ जाएगी। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण धर्म का नाम बदलकर हिंदू धर्म रखा। तो मैं मुसलमान भाइयों को यह अनुरोध करना चाहूंगा कि भविष्य में ब्राह्मण धर्म को ब्राह्मण धर्म कहना शुरू करें और ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहना बंद कर दे। हम लोग सारे देश भर में ब्राह्मण धर्म का प्रचार कर रहे हैं कि इसका नाम ब्राह्मण धर्म है, इसका नाम हिंदू धर्म नहीं है। मुसलमानों के द्वारा ये शब्द लाया गया है। सिंधु का उच्चारण जो है हिंदू कर दिया मुसलमानों ने। स का उच्चारण पर्शियन भाषा में ह होता है, तो इस वजह से सिंधु का क्या हो गया? हिंदू हो गया। सिंधु का हिंदू होने की वजह से हिंदू मानने लग गए। तो ये जो हिंदू शब्द है ये भारत के लिटरेचर में मुसलमानों के आगमन के बाद में शुरू हुआ, मगर ब्राह्मण धर्म के हिसाब से SC ST OBC ये 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे गए लोग हैं। ये ब्राह्मणों के द्वारा गुलाम बनाए गए लोग हैं। इन लोगों को आजाद करने के लिए आधुनिक भारत में सबसे पहले जो महात्मा ज्योतिराव फुले ने काम शुरू किया, उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने काम शुरू किया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया और उनको जब संविधान लिखने का मौका मिला तो जिन लोगों को हजारों सालों से अधिकार नहीं था उन लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार बहाल किया और इस अधिकार के तहत वोट का अधिकार दिया। वोट के अधिकार के बदौलत ही कोई आदमी MLA बनता है, कोई आदमी MP बनता है और अगर बहुमत मिल जाए तो सरकार उसकी होती है। जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण ले लो, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं। जिस पार्टी को 145 सीटें मिलेगी उसका मुख्यमंत्री बन सकता है। अरे जब हमारी 85% वोट है तो हमारे तो 100% लोग चुनकर आ सकते हैं।
वो 100 तो छोड़ो, हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह दूसरे के पीछे लग जाते हैं, और इसलिए हमारे लोगों का एक नाम पड़ा पिछलग्गू। तो हम लोग पिछलग्गू है। पिछलग्गू का मतलब है दूसरे के पीछे 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 दौड़ लगाते रहते हैं, और दूसरों के पीछे 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 लगने की वजह से हम लोगों को पिछलग्गू कहा जाता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि संविधान ने आपको वोट का अधिकार दिया, 100 में 85% वोट हमारे हैं, तो हमें दूसरों का पिछलग्गू बनने की क्या जरूरत है। काशीराम जी ने ये बात उत्तर प्रदेश में लोगों को समझाई। समझाने की वजह से क्या हुआ, समझाने की वजह से वहां पर बहुसंख्य लोग काशीराम जी ने चुनवा कर लाए उत्तर प्रदेश में। उन्होंने अपनी सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद सारे देश भर के लोगों को कहा जो काम उत्तर प्रदेश में हो सकता है सारे देश भर में हो सकता है। जब काशीराम जी सारे देश भर में जाकर बताते थे तो लोग उनको क्या कहते थे, नहीं हो सकता। जहां भी जाते थे तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग क्या कहते थे, नहीं हो सकता। हर जगह जाते थे तो लोग कहते थे नहीं हो सकता। तो काशीराम जी ने निर्णय लिया कि एक जगह करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो लोगों के सोचने का तरीका बदल नहीं सकता। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में पहले उसको करके दिखाया कि हाँ ऐसा हो सकता है, और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद सारे देश भर में प्रचार किया, देखो जो उत्तर प्रदेश में हुआ सारे देश भर में हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यही बात संविधान में लिखा हुआ है, जिसके वोट ज्यादा है उसकी सरकार होनी चाहिए, यही संविधान में लिखा हुआ है। मगर संविधान अपने आप आपके घर में आकर किसी को सत्ता देने का काम नहीं करती है। संविधान आपको वोट का अधिकार देती है। संविधान ने आपको वोट का अधिकार दिया, और संविधान कहता है इस वोट का उपयोग और प्रयोग करो, अपनी सरकार बनाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो बीजेपी के पीछे पिछलग्गू बनते हैं या तो कांग्रेस के पीछे पिछलग्गू बनते हैं। जब हमारे वोट ज्यादा है और ज्यादा होने की वजह से जब हम कांग्रेस के पीछे लगते हैं तो कांग्रेस की सरकार बनती है। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है। जब हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी की सरकार बनती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहता है। नरेंद्र मोदी ओबीसी का आदमी है, मगर उसको ओबीसी की गिनती करने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री ओबीसी का है, मगर ओबीसी की गिनती करने का अधिकार नहीं है। कुत्तों की गिनती कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी को पूछो, मोदी जी कुत्ते कितने, कहा हमारे पास आंकड़ा है। बिल्लियां कितनी, कहा हमारे पास आंकड़ा है। जानवर कितने हैं, हमारे पास आंकड़ा है। बैल कितने हैं, कहा हमारे पास आंकड़ा है। गाय कितनी है, हमारे पास आंकड़ा है। जंगली जानवर कितने हैं, कहा उसका भी आंकड़ा है। आदमी कितने हैं, कहा कि इसके बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता। क्यों, अंग्रेजों के समय में गिनती हुई थी, अंग्रेजों ने हमारी गिनती की थी। जो विदेशी थे उन्होंने गिनती की, मगर ब्राह्मण हमारी गिनती करने के लिए नरेंद्र मोदी को रोक लगा रहा है। नरेंद्र मोदी को कहा प्रधानमंत्री बनना है या गिनती करना है, डिसाइड कर लो। कहा कि प्रधानमंत्री बनना ही ठीक रहेगा। तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनना स्वीकार किया, गिनती करना मना कर दिया। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना हुआ है, ओबीसी का आदमी है, मगर ओबीसी की गिनती करने के लिए आरएसएस ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। हम तो सारे देश के SC ST OBC को आजाद करने का आंदोलन चला रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी को भी आजाद करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी गुलाम है। आप लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कहते हो, मैं कहता हूं गुलाम प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो FIR कर ले। मैं तो रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, अभी रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूं। देखो, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। पुलिस वालों को चाहिए तो मेरे पास से ले लेना सबूत, क्योंकि मैं कोई बात गैर कानूनी नहीं कहता हूं। अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी का आदमी है,
और ओबीसी का प्रधानमंत्री है और संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के पास ही सबसे ज्यादा पावर होता है, तो ओबीसी की गिनती क्यों नहीं कर रहा है? ये हमारा कहना। जानवरों की गिनती कर रहे हो मगर हमारे ओबीसी लोगों की गिनती क्यों नहीं कर रहे हो? ओबीसी का होने के बावजूद भी गिनती क्यों नहीं कर रहे हो? तो नरेंद्र मोदी का कहना है मैं प्रधानमंत्री जरूर हूं, पार्टी मेरी नहीं। पार्टी वो पार्टी मेरी नहीं हो तो भारत ब्राह्मणों की पार्टी है। प्रधानमंत्री जरूर हूं मगर भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी नहीं है, वो तो ब्राह्मणों की पार्टी है। तो उनके विरोध में जाकर मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। अगर उनके विरोध में जाकर फैसला कर लिया तो बहुसंख्यक लोग जो मेंबर पार्लियामेंट है वो दूसरे दिन मेरा समर्थन विड्रॉ कर देंगे और प्रधानमंत्री जो है भरभरा के गिर जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी ओबीसी का होने के बावजूद भी ओबीसी की गिनती नहीं कर पा रहा है। संविधान के अनुसार उसको अधिकार है मगर बीजेपी उस संवैधानिक अधिकार के तहत उसको काम करने से रोक लगा रही है। ऐसा प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहने के बजाय आरएसएस का, भाजपा का बंधुआ मजदूर है। बंधुआ मजदूर तो हमारे लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा। तो जिन लोगों ने उनको बंधुआ मजदूर बनाया वो उनका काम कर रहे हैं, हम लोगों का काम नहीं कर रहे हैं। दिखने के लिए हमारा प्रधानमंत्री है, करने के लिए हमारा प्रधानमंत्री नहीं है। इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रख के काम करना चाहिए कि जब बहुसंख्यक लोग हम हैं तो सबसे पहला काम हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम बहुसंख्यक लोगों की पार्टी बनानी चाहिए। तो हमने बहुजन मुक्ति पार्टी बहुसंख्यक लोगों की पार्टी है। लोगों को समझ में आ जाए इसलिए बहुजन भी रख दिया। ये बहुजन कौन है? बहुजन में शेड्यूल कास्ट आते हैं, शेड्यूल ट्राइब आते हैं, ओबीसी आते हैं, माइनॉरिटी आते हैं। चारों को मिलाकर संख्या 85% है। तो इसका मतलब है ये बहुजन है और ये बहुजन है तो उनकी राष्ट्रीय पार्टी होनी चाहिए। तो बहुजन मुक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी बनाई। पहला काम तो ये होना चाहिए। दूसरी, ये काम तो हमने कर लिया कि बहुजन मुक्ति पार्टी हमने बना लिया। अब बहुजन मुक्ति पार्टी की ताकत बढ़ाना आप लोगों का काम है। आप अपने दुश्मनों की ताकत बढ़ाने का काम तो कर रहे हो, अपनी ताकत बढ़ाने का काम क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आपके ऊपर कोई जबरदस्ती है कि भाजपा को ही वोट दिया जाए? क्या आपके ऊपर कोई जबरदस्ती है कि कांग्रेस को ही वोट दिया जाए? कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं सारे देश भर में जाकर के काम कर रहा हूं और पुलिस की परमिशन लेके कार्यक्रम कर रहा हूं। पुलिस की परमिशन लेके कार्यक्रम कर रहा हूं, इसका मतलब है जो मैं कर रहा हूं वो कानूनन है, लीगल है। और वो मैं माइक पे बोल रहा हूं और रिकॉर्ड कर रहा हूं। पुलिस वाले रिकॉर्ड, मेरे कार्यक्रम में पुलिस वाले आकर रिकॉर्ड करते ही नहीं है, दूसरे की जगह जाकर के रिकॉर्ड करते हैं। मैं उनको कहता हूं क्या के पैसा खर्चा कर रहे हो? मैं खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूं और तुमको कॉपी चाहिए तो मेरे से ले लेना। सारी पार्टी के लोग चुनाव आयोग को डरते हैं और चुनाव आयोग केवल मेरे को डरता है। मैं चुनाव आयोग के विरोध में ही बोलते रहे, बहुत जगह चुनाव आयोग के विरोध में बोला मैंने। चुनाव आयोग से सारी पार्टियां घबराती है, डरती है। चुनाव आयोग कैसे गलत काम कर रहा है, संविधान के विरोध में काम कर रहा है। मैंने कई जगह चुनाव आयोग के विरोध में भाषण दिया और कहा कि चुनाव आयोग को अगर कोई रिकॉर्ड चाहिए, मैंने चुनाव आयोग के विरोध में बोला तो मेरे से ले लेना। पिछले कई सालों से, 10-12 सालों से ये मैं बोल रहा हूं। साथियों, मैं जानता हूं मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूं, संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहा हूं। संविधान के दायरे में रहकर कार्य करने के लिए सभी लोगों को पाबंदी है, कानूनन पाबंदी है। उनको इसी पे रहकर काम करना पड़ता है, इसी पे रह के काम करना चाहिए। और अगर वो नहीं करते हैं तो उनके लिए कानूनन अपराध होगा और जो भी अपराध करने का कार्य करेगा हम लोग उनको बख्शने वाले नहीं हैं, कानून के हिसाब से भी नहीं बख्शेंगे। मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि चुनाव आपके लिए अवसर है,
ऐसे लोगों को सबक सिखाने का। साधारण से साधारण आदमी चुनाव में ताकतवर आदमी को सबक सिखा सकता है। इस देश में गरीब से गरीब आदमी को वोट का अधिकार है, उसके वोटों को खरीदा जाता है। मैं गरीब से गरीब आदमी को अनुरोध करता हूं, अरे आप अपना वोट मत बेचो। काशीराम जी कहा करते थे, जो लोग अपना वोट बेचते हैं वो बहन बेटियों की इज्जत बेचने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वोट बेचने के बाद जो आदमी ताकतवर होता है वो चुनाव के बाद बलात्कार होता है, फिर आपके पास आवाज नहीं होती है बोलने की। तो इसलिए वोट एकमात्र आवाज है और ये आवाज बहुत ताकतवर है। इस देश का हुक्मरान कौन होगा और कौन नहीं होगा, ये निर्धारित करने वाली ताकत है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं का जागरण करने का काम कभी नहीं करती। कांग्रेस के लोगों ने मतदाताओं को जागृत करने का काम कभी नहीं किया। वो केवल वोट देने के लिए कहती है। भारतीय जनता पार्टी भी वोट देने के लिए कहती है। मतदाताओं को कौन से पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए इसके बारे में कभी वो जागरण करने का काम नहीं करते हैं। केवल हमारी पार्टी है जो मतदाताओं को जागृत करने के बाद कहती है कि आपको जो सही लगता है उसको वोट दो। आपके हक और अधिकार संविधान में जो है उसकी रक्षा करने वाली जो पार्टी है, वो आप तक पहुंचाने वाला जो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के पन्ने में जो अधिकार लिखा हुआ है, वो अधिकार आपके घरों तक पहुंचाने वाली पार्टी है, उसको वोट देना चाहिए। इस देश में बहुसंख्यक लोग जो या तो अशिक्षित लोग हैं या तो अर्धशिक्षित लोग हैं, उनको ये बातें समझाने का काम, लोकतांत्रिक जागृति करने का काम चुनाव आयोग को करना चाहिए। चुनाव आयोग को मतदाताओं को जागृत करने का अभियान करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि आपके हक और अधिकार की रक्षा करने वाले लोगों को वोट दो, ऐसा कहना चाहिए। ये कोई गैर संवैधानिक बात नहीं है, मगर चुनाव आयोग ऐसा काम नहीं करता है। तो इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अंसारुल्लाह खां जो यहां बहुजन मुक्ति पार्टी के कैंडिडेट है और ऐसे पार्टी के कैंडिडेट है जो सारे देश भर में 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है, चारों राज्यों में चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब है केवल कांग्रेस और बीजेपी ही पार्टी राष्ट्रीय नहीं है, तो बहुजन मुक्ति पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। 32 राज्यों में कार्यरत है, 625 जिलों में कार्यरत है। छोटी मोटी पार्टी मत समझना। अब केवल आपका काम बाकी है। 32 राज्यों में तो पार्टी हम बना चुके हैं। आपको वजनदार पार्टी बनाने का काम आपके पास है। आप अगर उस पार्टी को वोट देते हो, पार्टी वजनदार हो जाएगी। जितनी ज्यादा वजनदार होगी उतनी ज्यादा आपकी आवाज मजबूत होगी। और मान लो कि आपने इस चुनाव में 10-20 हजार वोट बहुजन मुक्ति पार्टी के कैंडिडेट को दे दिया और वो चुनाव हार गया, उसका तीसरा नंबर आ गया, दूसरा नंबर आ गया, चौथा नंबर आ गया, और चुनाव के बाद आप उसको टेलीफोन किया और कहा, कामले साहब जरा मुझे ये प्रॉब्लम है, जरा पुलिस चौकी में आप टेलीफोन करो। तो वो वहां से कामले जो है इंस्पेक्टर को टेलीफोन करेगा, इंस्पेक्टर साहब मैं कामले बोल रहा हूं। इंस्पेक्टर क्या बोलेगा, कौन रे कामले, ऐसे बोलते हैं पुलिस वाले, कौन रे कामले। वो पिछले चुनाव में मैं चुनाव लड़ रहा था ना, वो तीसरे नंबर का कामले था ना, वो उसको जो 20,000 वोट पड़े। सर आपका आवाज मैं पहचान नहीं पाया सर, नहीं तो मैं आपको जानता हूं सर, बहुत अच्छा काम आप करते हैं, आप समाज का अच्छा काम करने वाले हैं सर, मगर आपका आवाज वो मोबाइल में चेंज हो जाता है सर, इस वजह से क्या है मुझे बराबर पहचानने में नहीं आया आपका आवाज। वोट के हिसाब से आवाज बदलती है इंस्पेक्टर की, समझ रहे हैं क्या? सामान्य बात नहीं बोल रहा हूं, आपको समझ में आया उस हिसाब से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बड़ी बात कहूंगा आपके पल्ले पड़ेगी नहीं, वो आपको समझने वाली बात बता रहा हूं, व्यावहारिक बात बता रहा हूं। तो जितना परसेंटेज वोट हारने वालों को मिलेगा उस हिसाब से इंस्पेक्टर पर वजन पड़ता है, और आपका चुनाव के बाद हारने वाला होने के बावजूद भी आपकी सुनवाई होती है। तो आपको आपकी सुनवाई करना है
तो आपके हाथ में है। अगर आप अपनी सुनवाई नहीं करना चाहते हो, वो भी आपके हाथ में है। आपके पास तो अधिकार दिया हुआ है वोट का। अगर आप अपने अधिकार का अपने ही फेवर में काम नहीं करोगे तो कोई अल्लाह ताला जो है ना, वो यहां आकर आपके लिए काम करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया, आपको करना है ना। आपको कान दिया, हाथ दिया, आपको दिमाग दिया, सब कुछ तो दिया ना, आपको करना है ना। अल्लाह ताला कहता है आप कुछ करो तो उसमें मैं मदद करूंगा आपकी। अल्लाह उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। अगर आप अपनी मदद ही नहीं करोगे और सब कुछ अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दोगे, ऐसा कुरान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। आप कुछ करोगे तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद कर सकता है। तो आपको करने के लिए हम लोग जो भी चाहिए उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। ये प्लेटफॉर्म का आप लोगों को मजबूत करने के लिए उपयोग करना होगा। एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कैंडिडेट मुस्लिम हैं तो हम कोशिश करेंगे कि एससी एसटी ओबीसी के लोग मुस्लिम कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दे। इसके लिए हम लोगों ने कार्यकर्ता इस चुनाव क्षेत्र में लगाए हुए हैं। मैं मुस्लिम भाइयों के साथ साथ एससी एसटी ओबीसी के लोगों को भी अनुरोध करता हूं, उनमें मराठा लोगों को भी अनुरोध करता हूं कि वो ऐसे कैंडिडेट को अंसारुल्लाह खां को वोट दे जो चुनाव के बाद आपकी मदद करने का काम कर सके। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।